हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपना चल रहा था मेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर, उससे आगे का आज पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने बता दिया था, पिछली क्लास में हमने बता दिया था कि एक जब हम पराग कोश को दो भागों में विभाजित करते हैं, अनुप्रस्थ काट में विभाजित करते हैं, तो हमें 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। आज की क्लास में लघु बीजाणु धानी से किस प्रकार लघु बीजाणु का निर्माण होता है उसका अध्ययन हम करेंगे। यानी आज की क्लास में लघु बीजाणु धानी से किस प्रकार लघु बीजाणु अर्थात पराग कण का निर्माण होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब एक ये लघु बीजाणु धानी है, ये क्या है, इसमें अविभेदित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। मतलब इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अविभेदित होती हैं, यानी कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह से, यानी लघु बीजाणु धानी में अविभेदित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन अविभेदित कोशिकाओं के समूह से एक कोशिका क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है। इन अविभेदित कोशिकाओं में से एक कोशिका वृद्धि करने लगती है जो अधोस्तरीय कोशिका कहलाती है। धीरे धीरे ये कोशिका वृद्धि कर लेती है तो इसके अंदर पाया जाने वाला जीव द्रव्य सघन यानी गाढ़ा हो जाता है। जब इसके अंदर पाया जाने वाला जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है अर्थात सघन हो जाता है, तो वह कोशिका प्रपस्सु कोशिका कहलाती है। और प्रपस्सु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। प्रपस्सु कोशिका विभाजित होती है, विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रपस्सु कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिका प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका कहलाती है, दूसरी कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है। अर्थात दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, एक कोशिका प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका और दूसरी प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होगा, जबकि प्राथमिक भित्तीय कोशिका से पराग कोश भित्ति का निर्माण होगा। जो पराग कोश के चारों ओर भित्ति पाई जाती है, ये पराग कोश के बाहर जो भित्ति पाई जाती है, ये जो भित्ति पाई जाती है, ये भित्ति, इसका निर्माण किसके द्वारा होगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका के द्वारा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आज की क्लास में अपना क्या है, आज की क्लास में है लघु बीजाणु धानी से लघु बीजाणु किस प्रकार निर्मित होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, अर्थात लघु बीजाणु धानी से पराग कण का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें क्या है, हमने जब अनुप्रस्थ काट में देखा तो एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई दी। एक लघु बीजाणु धानी में अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। इन्हीं में से कोई एक कोशिका क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है, और वृद्धि करने वाली कोशिका अधोस्तरीय कोशिका कहलाती है। ये कोशिका वृद्धि करते हुए इसका कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है, तो ये कोशिका प्रपस्सु कोशिका कहलाती है। प्रपस्सु कोशिका में विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका कहलाती है, दूसरी कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जबकि प्राथमिक भित्तीय कोशिका के द्वारा पराग कोश की भित्ति यानी जो बाह्य आवरण है उसका निर्माण होता है। अब कैसे होता है देखो, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका विभाजित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका विभाजित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है।
अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 लघु बीजाणु बनते हैं। 1 2 3 4, ये 4 लघु बीजाणु बनते हैं जिन्हें परागकण कह सकते हैं। अर्थात लघु बीजाणु धानी से किस प्रकार लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार प्राथमिक भित्तीय कोशिका में 4 स्तर होते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका में 4 स्तर होते हैं। एक स्तर सबसे बाहरी स्तर होता है, ये स्तर बाह्य स्तर कहलाता है, जो प्राक कोश को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके आंतरिक स्तर एंथीसियम स्तर कहलाता है, जो प्राक कोश स्फुटन मतलब ये प्राक कोश जब विकसित हो जाता है तो स्फुटित होता है, और स्फुटित होना मतलब टूटना किसमें सहायक होगा? एंथीसियम प्राक कोश के स्फुटन में सहायक होता है। इसके अंदर की ओर ये मध्य स्तर पाया जाता है। इस मध्य स्तर के द्वारा पोषण का कार्य किया जाता है। मतलब ये जो परागकण है इसको पोषण प्रदान किया जाता है। इसके सबसे आंतरिक भाग में ये गोलाकार संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, जो टेपिटम कहलाता है। और टेपिटम का काम भी परागकण को पोषण प्रदान करना होता है। और इसमें जो ये गोलाकार संरचनाएं होती हैं ये प्रोयूबिस्काए कहलाती हैं। प्रोयूबिस्काए कहलाती हैं। यानी मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि किस प्रकार से लघु बीजाणु धानी से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। देखें, सबसे पहले हमने कहा कि ये जो लघु बीजाणु धानी है ये अविभेदित कोशिकाओं का समूह है। इसमें से एक कोशिका वृद्धि करती है। वृद्धि करने वाली कोशिका अधोस्तरीय कोशिका कहलाती है। फिर इसका जीव द्रव्य सघन यानी गाढ़ा हो जाता है तो वो कोशिका प्रपशु कोशिका कहलाती है। प्रपशु कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका तथा दूसरी कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक भित्तीय कोशिका पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है, जिसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाह्य स्तर जो सुरक्षा का काम करता है, उसके आंतरिक स्तर जो पराग कोश स्फुटन में सहायक होता है। पराग कोश स्फुटन मतलब जब परागकण विकसित हो जाते हैं, लघु बीजाणु धानी विकसित हो जाती है तो ये स्फुटित होती है। इसके अंदर से परागकण निकलते हैं, उन्हें ही परागकण स्फुटन कहते हैं, पराग कोश स्फुटन कहते हैं। उसके अंदर की तरफ जो मध्य स्तर होता है वो पोषण का कार्य करता है, और आंतरिक स्तर जो गोलाकार संरचनाएं हैं जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं, टेपिटम कहलाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। टेपिटम का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि टेपिटम क्या है, टेपिटम का निर्माण कैसे हो और टेपिटम का कार्य क्या है। और टेपिटम में जो गोलाकार संरचना है वो प्रोयूबिस्काए कहलाती है। इस प्रकार से पराग कोश में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी से परागकण का निर्माण होता है। फिर ये परागकण जब विकसित हो जाता है तो स्फुटन होता है, और स्फुट होने से परागकण बाहर आ जाता है। इस प्रकार से नर युग्मोद्भिद की संरचना का निर्माण आज पूरा हुआ। कल हम नेक्स्ट इसका विकास का अध्ययन करेंगे, यानी जो परागकण है वो विकसित कैसे होता है, परागकण का विकास कैसे होता है। आज की क्लास में इतना ही।